हाय, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास में। हम बात कर रहे थे श्वसन के ऊपर, रिस्पायरेशन के ऊपर। तो क्लास में हमने इस पर अच्छे से बात कर लिया। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। और इसका साथ साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपसे आपके साथ शेयर कर दिया था, ताकि आपका कंटेंट बनाना आपको आसान हो, आपको नोट्स बनाना आसान हो। उस वक्त लिखना आप अच्छा से नहीं लिख पाते, तो मैंने सोचा कि स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ, ताकि आप टॉपिक को लिख सकें आराम से, अपना नोट्स बना सकें, ताकि बाद में वक्त में आपको काम आए। तो उसके बाद मैंने सोचा क्या कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही दिया है आपके साथ। मैं सोचा कि आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूं। हो सकता है क्लास में कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा एब्सेंट हो गया हो लेक्चर के दौरान, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये वॉइस रिकॉर्डिंग को देख करके वो उस टॉपिक को और अच्छे से समझ ले। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं एक जर्नी की तरफ, रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक जंतु, एक इंसान या एक पेड़ पौधा किस तरह से सांस लेता है, कौन कौन से ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है श्वसन की प्रक्रिया में। ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो फर्स्ट जो कंसर्न है वो हमारा, वो ये है कि आखिर ये श्वसन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन। ये श्वसन क्या है, किस प्रक्रिया को श्वसन किसे कहेंगे। तो आप क्लास में जब थे तो आपने बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, मुझे यह बात मालूम है। मैं सिर्फ यहाँ बातों को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अगर क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट हो, क्लास में नहीं आ सका किसी कारणवश, तो वो ये रिकॉर्डिंग देख करके बातों को समझ जाए। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस है। हमने फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किया था। हमने बात किया था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और आप जानते होंगे कि ये लाइफ प्रोसेस होता है क्या है, ये जैविक प्रक्रिया क्या होती है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो वो बॉडी की वो तमाम प्रक्रियाएं जिसके द्वारा बॉडी का मेंटेनेंस होता है, जीव अपना मेंटेनेंस करता है, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। उसी लाइफ प्रोसेस में पोषण भी आता है। पोषण भी एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि हम पोषण के जरिए अपने बॉडी को एनर्जी देते हैं। श्वसन भी उसी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, उत्सर्जन भी उसी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, मेटाबॉलिज्म भी उसी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जिससे इंसान अपने बॉडी का मेंटेनेंस करता है, जंतु अपने बॉडी का मेंटेनेंस करता है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसी में एक है श्वसन। तो इसलिए श्वसन वो लाइफ प्रोसेस है, वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो श्वसन वो लाइफ प्रोसेस है जिसमें कोई जीव ऑक्सीडेशन के माध्यम से, अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया है। आप पिछले चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। क्लियर ना। यहां भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के माध्यम से ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन से ऊर्जा, एनर्जी पैदा करता है। भोजन से क्या पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालता है। इसे ही कहते हैं श्वसन, इसे ही कहते हैं रिस्पायरेशन। जैसे कि यहां देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये ग्लूकोज है, यही है भोजन, C6H12O6, ये क्या है, ये भोजन है। इस भोजन लाइफ प्रोसेस के दौरान होता क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पहला अध्याय में हमने बात किया था कि इंसान जो पोषण करता है, जो इंसान खाता है, वो इंसान के खाने के प्रक्रिया है, डाइजेस्ट होने के बाद वो चीजें इंसान के बॉडी के सेल में पहुंच जाता है। और वो इस सेल में जो पहुंचता है उसे यही ग्लूकोज जो है, यही ग्लूकोज यही बॉडी के सेल में जाकर के रहता है, बॉडी के सेल में, कोशिका में जाकर के रहता है। ठीक है ना। ये ग्लूकोज है, यही हो गया भोजन।
अब इंसान सांस लिया, तो सांस जो लिया तो ऑक्सीजन जो है O2, ये ऑक्सीजन फेफड़े के माध्यम से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां सेल तक, ये पहुंच सेल में पहुंचता है, और ये ऑक्सीजन सेल में मौजूद ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यही है, एक पदार्थ है ग्लूकोज, जिससे ऑक्सीजन आकर के मिलता है, मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है, H2O बनाता है, प्लस एटीपी यानी एनर्जी के तौर पर एटीपी बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फिर से सेल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है वह बात करेंगे। पानी बॉडी से या तो बाहर निकल जाएगा मल के द्वारा, या बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और प्लस एटीपी एनर्जी तैयार होता है, जो एनर्जी बॉडी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही है श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि श्वसन वो लाइफ प्रोसेस है, वो जैविक प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण के माध्यम से भोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा पैदा करता है। यही है श्वसन। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि श्वसन क्या है, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे और साथ में आप ये एक जो रिएक्शन है वो लिखेंगे साथ में, तो आपका श्वसन का परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद है, अब देखिए समझने की बात ये है, समझिए यहाँ पे की बात समझिएगा। हमने क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ये बात किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। हमने क्लास में बात किया था कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो आप जानते हैं, आपको ये पता है अच्छे तरीके से कि पेड़ पौधे, पत्तियां जो है, पत्तियां वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस पानी का इस्तेमाल करता है, प्लस वाटर का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है ना। और पत्तियों में मौजूद होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है कि क्लोरोफिल जो है वो सूरज से एनर्जी लेता है और बनाता है क्या, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, और प्लस O2 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और ये ऑक्सीजन जो है फिर से इन्वायरमेंट में चला जाता है। यही है फोटोसिंथेसिस, जो पहले अध्याय में मैंने बात किया था। यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी में, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है जड़ से या तना से, या जो हम पढ़ते हैं जाइलम फोलम के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब करता है। इन दोनों को लेकर के पत्तियां ऑक्सीजन, सूरज की लाइट को, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है, साथ में O2 बनाता है। यही C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है। तो ये चला गया पत्तियों में, इसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब एक बात ये याद रखेंगे, ये बात तो आप फर्स्ट अध्याय में आराम से इस बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन ये C6H12O6 जो है जब ये पहुंचता है सेल में पहुंचता है, समझिएगा इस बात को, जब सेल में पहुंचता है तो सेल में जाकर रहा। लेकिन जब फिर श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो पुनः जाता है सेल में, और सेल में जा करके ये C6H12O6 के साथ ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद पुनः फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी, वाटर बनाता है, और साथ में ये बनाता है एटीपी और हीट जनरेट करता है। एटीपी मतलब क्या हुआ, एनर्जी बनाता है। अब चूंकि ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है सेल में, इसीलिए इसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं।
सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब बात समझ में आना, बात समझिए। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में पेड़ पौधे जो है, पत्तियां जो है, उसमें क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल जो है सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया, वाटर का इस्तेमाल किया और ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 बनाया प्लस O2 बनाया, ऑक्सीजन बनाया। ये ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में जाकर के मिल जाता है। क्लियर ना, मिल गया। तो अब फिर से ये C6H12O6 जो है वो बॉडी के सेल में, पत्तियों के सेल में, मतलब पेड़ पौधे के या बॉडी के सेल में उपस्थित रहता है। हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी यही होता है। फिर ये जाकर जिस सेल में मौजूद है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो पहुंचता है सेल में, जो सेल में पहले से C6H12O6 मौजूद है, और ये यहाँ ऑक्सीडाइज्ड करता है और उसके बाद पुनः CO2H2O बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सेल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है, पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए या मल के माध्यम से बाहर निकल जाए, और साथ में ये बना लेता है क्या, ATP, यानी कि केमिकल एनर्जी पैदा करता है। चूंकि ये प्रक्रिया देखिए, ये प्रक्रिया सूरज की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे सोलर एनर्जी की उपस्थिति में होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये प्रक्रिया बॉडी के सेल में होती है, इसलिए सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं इसे, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, पानी सूरज की रोशनी में उपस्थित होकर के बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन, फिर वह ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन निकल गया एनवायरमेंट है, फिर वह ग्लूकोज जो जमा है, फिर ग्लूकोज जो इंसान सांस लेता है, सांस से ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से पहुंचा, फिर ग्लूकोज जो है वो आपस में प्रक्रिया करके और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर बनाता है और एनर्जी के तौर पर ATP रिलीज होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएं होती है। ठीक है ना, क्लास में आप समझ गए होंगे बातों को, यहाँ भी आप समझ रहे होंगे चीजों को। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये हो गया बात। अब मामला ये है कि बात मतलब ये ATP है क्या, बार बार जो हम ATP जो रिपीट कर रहे हैं, ये ATP जो जनरेट होता है सेल में, जब सेल में जो ग्लूकोज मौजूद है, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ATP जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया, है ना, प्लस H2O बनाया, और साथ में क्या बनाया, ATP, ये ATP बनाया। ये ATP है क्या, आइए ATP को समझ लेते हैं। देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रहित, स्टोर और स्थानांतरित, ट्रांसफर करने वाला प्रमुख अणु है। यानी ATP जो है उसमें एनर्जी का स्टोर रूम आप उसे कह सकते हैं, वो एनर्जी है, वो एनर्जी का स्टोर रूम है, वहां एनर्जी वहां जमा रहता है। ठीक है ना, कोशिका की और इसी ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, या इसे जैव एनर्जी, बायो एनर्जी भी कहा जाता है। यानी ATP जो है वो एनर्जी का गुच्छा है, आप ये कह सकते हैं, एनर्जी का गुच्छा है। जैसे सेल को ATP और एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो ATP को तोड़ देता है। ATP को वो तोड़ता है ADP प्लस पाई में प्लस ऊर्जा में, ऐसी ऊर्जा का वो इस्तेमाल कर लेता है। तो ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको आसानी समझेंगे तो कोशिका में, सेल में ये ऊर्जा का संग्रहित स्टोर रूम है, यहाँ ऊर्जा स्टोर रहता है, जमा रहता है। इसी का इस्तेमाल जो है वो सेल जो है अपने कामों में करते हैं, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, या इसे जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी भी कहते हैं। जिस तरह हमें किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेल को एनर्जी के लिए ATP की आवश्यकता होती है। अब ATP से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग होता है किस, मतलब एनर्जी, सेल जो है वो ATP से जो ऊर्जा मिल रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ करता है, पहला मांसपेशियों के संकुचन में, मसल्स कंट्रैक्शन में, जब मांसपेशी का संकुचन होता है तो उसमें ATP का इस्तेमाल होता है। सक्रिय परिवहन में, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, बॉडी में किसी चीज को कहीं से कहीं ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है,
तो वहाँ एटीपी का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन के निर्माण में, अगर बॉडी में प्रोटीन इस्तेमाल, यानी सेल में अगर प्रोटीन का निर्माण करना है तो वहाँ एटीपी का इस्तेमाल। कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में, अगर कोशिका टूट रहा है आपस में तो इसमें बट रहा है तो वहाँ एटीपी का इस्तेमाल होगा। तो इन चीज़ों में सेल जो है वो एटीपी का इस्तेमाल करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करता है। यानी एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एक ऊर्जा का गुच्छा है वो। एटीपी ही समस्त कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। समझिएगा इस बात। एटीपी जो है पूरे कोशिका में जो ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, वो एटीपी का ही काम है पूरे सेल में। जैव ऊर्जा, जैसे एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं कि उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करता है। हमने बताया ना, एटीपी के निर्माण करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। यानी C6H12 और O6 का इस्तेमाल होता है ना। इसी से एटीपी बनता है। यानी इसमें ऑक्सीजन जो है आकर के मिल गया और एटीपी का निर्माण हो जाता है। और इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, सेलुलर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से ही एटीपी बनता है, इसीलिए ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्लियर ना? तो यही एटीपी का इस्तेमाल है, आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम श्वसन की अगर संपूर्ण परिभाषा दें, अगर पूरा कंप्लीट होल डिफिनीशन दें, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है ना? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के कहां पहुंचा दिया? इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का सेल में पहुंचा दिया। सेल में जो है का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन किया जाता है। यानी कि अगर वातावरण से क्या इस्तेमाल किया? वातावरण से ऑक्सीजन को लिया, है ना, और कोशिका में ऑक्सीजन को लेकर कहां पहुंचाया? कोशिका में पहुंचा दिया। कोशिका में पहले से क्या मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है, यानी कोशिकीय ईंधन मौजूद है। C6H12 और O6 पहले से मौजूद है ना। ये वहां पहुंच गया और कई चरणों में बहुत सारे एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और तब जाकर के एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है तथा इसी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से कोशिकाओं से बाहर निकाल, अब फिर CO2 भी बनता है। CO2 भी बनता है और CO2 जो है कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे निकलेगा वो CO2 के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। प्लस H2O भी बनता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, जो ये समीकरण है C6H12O6 जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके कैसे एटीपी बनाता है, CO2 बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, इसी का पूरा परिभाषा ये कंप्लीट डिफिनीशन है। अगर आप इस परिभाषा को लिखते हैं, इस परिभाषा को यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं और प्लस नीचे में ये रिएक्शन लिखते हैं, तो आपका श्वसन का परिभाषा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर ना? तो यही बात है। चूंकि आप थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चूंकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज C6H12 अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन, हमने कहा ना पहले कि चूंकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है ये अणुओं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो है वो कोशिका में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। एटीपी मुख्य रूप से कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और ये एटीपी जो है रूप कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। देखिए ये तमाम चीजें जो है अपने सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ा था, ये तमाम चीजें सेल के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये तमाम चीजें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये तमाम चीजें होती है। आपने क्लास 9th में या किसी अध्याय में ये पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? अच्छा, पावर हाउस का मतलब क्या होता है? पावर हाउस का मतलब ये होता है कि वो जगह है जहां से हर जगह, हर तरफ जो है एनर्जी भेजी जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एनर्जी भेजी जाती है, इसीलिए उसे पावर हाउस कहते हैं। आपके आसपास भी बिजली का पावर हाउस होगा तो वहां से एनर्जी भेजी जाती है।
इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिका जो है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तमाम क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, और एटीपी जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। और चूंकि एटीपी को एनर्जी का गुच्छा कहते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होती है, और वो एनर्जी का सोर्स है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये तमाम क्रियाएं जो है, ये तमाम प्रोसेस जो है, ये चीजें जो है, ये तमाम चीजें जो है वो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये एटीपी वहीं जनरेट होता है, ये एटीपी जो है वहीं जनरेट होता है, एनर्जी जो है वही जनरेट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि श्वसन क्या है, एटीपी क्या होता है, और ये संपूर्ण परिभाषा इसका क्या होता है। अब हम नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि श्वसन होते हैं कितने तरह के, श्वसन कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे। श्वसन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, तब तक यहाँ तक के नोट्स को कंप्लीट रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि श्वसन कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय।